द डिबेट में आपका स्वागत है जहां हम विचारों, सिद्धांतों और अलग-अलग दृष्टिकोणों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और हमारी भावनाओं के उन गहरे पैटर्न की जो असल में हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मुख्य सवाल है वो काफी सोचने पे मजबूर करता है। सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी का 80% हिस्सा पूरी तरह से हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी यानी हमारी भावनाओं और विचारों से कंट्रोल होता है, या फिर जो बाहर की परिस्थितियां हैं, हमारा माहौल है और जिंदगी के असली संकट हैं, वो हमारी रियलिटी को तय करने में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली और आज मैं इस बात को रखूंगा कि हमारी भावनाएं असल में हमारी चुनी हुई आदतें हैं और अपने एफटीबीए यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को सही दिशा में अलाइन करके हम अपनी जिंदगी और अपने भाग्य के इस 80% हिस्से को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम्म लेकिन देखिए, मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा मानना है कि माइंडसेट और हमारी इंटरनल स्टेट बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन भावनाओं को सिर्फ एक आदत कह देना, ये बाहरी माहौल, गहरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और रियल लाइफ की उलझनों के इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देता है। इंसान किसी वैक्यूम में नहीं रहता, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट और अनुभवों का भी एक सीधा प्रोडक्ट है। ये एक बहुत ही सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले सोर्स मटेरियल के उस 20-80 वाले रूल को थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, सिद्धांत ये कहता है कि हमारी जिंदगी का केवल 20% हिस्सा ही नियति या डेस्टिनी है। मतलब जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम किस परिवार में पैदा होते हैं, हमारे जेनेटिक्स क्या हैं, या हमारे सामने अचानक कौन सी बीमारी या एक्सीडेंट आ जाता है, ये सब उस 20% में आता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बाकी का जो 80% है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस 20% पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारी फ्रीक्वेंसी का रोल आता है। मटेरियल में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारी भावनाएं असल में शराब या सिगरेट की लत की तरह होती हैं। इंसान दुखी या असहाय महसूस करने का आदी हो जाता है। इसे उन्होंने मीना कुमारी सिंड्रोम का नाम दिया है। मीना कुमारी सिंड्रोम नाम तो काफी कैची है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब ये है कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, परिवार, करियर, लेकिन वो डिप्रेशन और दुख में जीने का इतना आदी हो चुका होता है कि उसे रोने के लिए बस नए बहाने चाहिए होते हैं। बाहरी संकट या कोई नया अवसर उसके अंदर नई भावनाएं पैदा नहीं करते। वो बस उसके पहले से मौजूद दुखी रहने के इमोशनल पैटर्न को 10 गुना और बढ़ा देते हैं। मैं समझ रही हूँ आप ही क्यों कह रहे हैं। ये बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है कि हम अपनी भावनाओं के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ये इमोशनल पैटर्न आखिर बनते कैसे हैं? मैं इस बात को पूरी तरह चुनौती देना चाहती हूँ कि भावनाएं केवल एक चुनी हुई आदत हैं। ये पैटर्न सीधे तौर पर हमारे वातावरण से, हमारे एनवायरनमेंट से निर्मित होते हैं। आप खुद मटेरियल में दिए गए एनडीए वर्कशॉप और उस आर्मी कर्नल के उदाहरण को देखिए। हाँ, वो उदाहरण काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। जब सैनिक सेना के उस सख्त अनुशासित वातावरण में होते हैं, जहां सुबह का बिगुल बजता है, एक फिक्स रूटीन होता है, पीयर प्रेशर होता है, तो वे बेहद फिट और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। उनका पैटर्न एकदम टॉप क्लास होता है। लेकिन जैसे ही वे रिटायर होकर सिविलियन लाइफ में आते हैं और वो सख्त वातावरण छिन जाता है, तो उनके स्टैंडर्ड्स अचानक गिर जाते हैं। राइट। उनमें से कई मोटापे का शिकार हो जाते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और अत्यधिक गुस्से से घिर जाते हैं। अब आप बताइए, ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्होंने अचानक मीना कुमारी सिंड्रोम अपना लिया? नहीं, क्योंकि उनका वातावरण बदल गया। किसी ऐसे व्यक्ति को जो बेहद अस्थिर और दर्दनाक पारिवारिक माहौल में फंसा है, ये कहना कि उसे केवल अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। जब हम कहते हैं कि भावनाएं आदत बन जाती हैं, तो हम उस पैटर्न की बात कर रहे हैं जो एक बार सबकॉन्शियस में बैठ जाने के बाद बाहर की परिस्थितियों का मोहताज नहीं रहता। मटेरियल में उस सुसाइडल डॉक्टर का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। जरा उस केस को डिटेल में देखते हैं। हाँ, वो डॉक्टर जिसे ऐन मौके पर बचाया गया था। एग्जैक्टली।
वो डॉक्टर आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन आधे घंटे के एक क्रिटिकल इंटरवेंशन में उसे बचा लिया गया। बातचीत के दौरान उसने कहा कि वो अपनी मौजूदा शादी और पैसों की कमी के कारण एक्सट्रीमली हेल्पलेस यानी असहाय महसूस कर रही है। लॉजिकल लगता है ना, कि खराब शादी है तो इंसान हेल्पलेस फील करेगा। लेकिन जब उससे गहराई में जाकर पूछा गया कि क्या ये हेल्पलेस वाली भावना उसके लिए नहीं है, तो उसे अचानक याद आया कि नहीं, वो तो स्कूल के समय से ही ऐसा महसूस कर रही थी, जब उसके पास पैसे की या शादी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उससे हेल्पलेस का उल्टा शब्द पूछा गया। और वो जवाब नहीं दे पाई। वो पूरे 3 मिनट तक ब्लैंक रही। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि हेल्पलेस का उल्टा हेल्पफुल या पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो उस पॉजिटिव भावना को अपनी जिंदगी में जी ही नहीं रही थी। उसका दिमाग हेल्पलेसनेस का इतना आदी हो चुका था कि उसने उस शब्द को ही अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दिया था। इसीलिए मटेरियल का वो सिद्धांत बहुत इंपैक्टफुल है। डोंट सॉल्व, इवॉल्व। यानी अपनी बाहरी समस्याओं को एक-एक करके सुलझाने के बजाय खुद के इंटरनल पैटर्न को विकसित करें। जब तक आप अपनी आंतरिक आदत नहीं बदलेंगे, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग उसी हेल्पलेसनेस को महसूस करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। देखिए, उस डॉक्टर के उदाहरण में शायद कोई पुराना इंटरनल पैटर्न या बचपन की कोई आदत रही होगी। मैं इसे पूरी तरह खारिज नहीं कर रही, लेकिन अगर हम इस थियरी को एक और सिचुएशन में टेस्ट करें, चलिए स्रोत सामग्री से ही एक और एक्सट्रीम उदाहरण लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि क्या ये रूल हर जगह लागू होता है। उस परिवार की कल्पना कीजिए जहां माँ मानसिक रूप से इतनी बीमार है कि वो हिंसक हो जाती है। हाँ, वो केस स्टडी वाकई बहुत दर्दनाक है। ये किसी भी इंसान के लिए एक बुरे सपने जैसा है। पिता को काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को कमरे में ताले में बंद करना पड़ता है और उस बीमार माँ को कुर्सी से बांधना पड़ता है ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। फिर जब वो शांत हो जाती है तो पिता उसे दवा देते हैं, उसके लिए बालों में लगाने वाला गजरा लाते हैं या पाव भाजी लाते हैं और वे एक नॉर्मल शाम बिताने की कोशिश करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो बच्चे 35 सालों तक इस एक्सट्रीम तनावपूर्ण और खौफनाक माहौल में पले बढ़े हैं, क्या हम उनके सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि अरे, तुम्हारा ये तनाव और दर्द केवल तुम्हारा एक इंटरनल पैटर्न है, बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लो? मैं समझ रहा हूं आप क्या। आप उस दर्द को सिर्फ एक आदत कैसे कह सकते हैं? ये उनके वास्तविक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को पूरी तरह से इनवैलिडेट करना है। उस घर का वो टॉक्सिक वातावरण ही उस बच्चे की पूरी न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वायरिंग को तय कर रहा है। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं और मैं उस परिवार के बच्चों के दर्द या ट्रॉमा को बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूं। ट्रॉमा रियल है, लेकिन आप उसी कहानी के दूसरे पहलू को देखिए। उसी परिवार का वो पिता जो हर रोज अपनी पत्नी को बांध रहा है, बच्चों को लॉक कर रहा है और उस पूरी 35 साल की त्रासदी के बीच जी रहा है, उसे मटीरियल में क्या बताया गया है? उसे सबसे खुश इंसान बताया गया है। 1 मिनट, खुश? इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी? बिल्कुल, और यही तो इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो पिता खुश क्यों है? क्योंकि उसका इमोशनल पैटर्न उस खौफनाक परिस्थिति के बावजूद पॉजिटिव और केयरिंग बना हुआ है। बाहरी संकट और आंतरिक प्रतिक्रिया के बीच यही तो सबसे बड़ा गैप है। आप 26/11 के ताज होटल हमले या हाल ही में हुए कोविड पैंडेमिक का उदाहरण ले। संकट एक ही था, लेकिन लोगों का रिएक्शन, एक ही टीवी न्यूज़ देखकर 5 अलग-अलग लोग 5 अलग तरीकों से रिएक्ट करते हैं। ये बात तो है। एक इंसान गुस्से में टीवी तोड़ देना चाहता है, दूसरा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, तीसरा डर के मारे खुद को कमरे में बंद करके पैनिक अटैक झेल रहा है, चौथा दुनिया से बेखबर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है और पांचवा उसी आइसोलेशन के समय को मेडिटेशन या कोई नई स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि क्राइसिस ने उनके अंदर कुछ नया नहीं डाला, बल्कि जो पहले से था उसे बाहर ले आया। एग्जैक्टली। आप सोनू सूद का उदाहरण लीजिए। कोविड के संकट ने उनके अंदर रातों रात मदद करने की भावना पैदा नहीं की। उनके अंदर का जो केयरिंग और हेल्पिंग पैटर्न था, पैंडेमिक ने उसे बस एक ट्रिगर दिया और 10 गुना बढ़ा दिया। शेयर बाजार का भी यही हाल है। जब मार्केट बूम कर रहा होता है, तब भी एक नेगेटिव पैटर्न वाला इंसान बैठकर यही सोचता है कि पक्का कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये बबल है, मार्केट बुरी तरह गिरेगा।
इसीलिए मैं कहता हूं कि क्राइसिस हो या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये केवल कैटलिस्ट हैं। ये आपकी भावनाएं क्रिएट नहीं करते, ये सिर्फ आपके अंदर के सच को मैग्नीफाई करते हैं। आपकी सोनू सूद और 26/11 वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करती हूँ कि अलग-अलग लोग एक ही संकट पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण पूरी तस्वीर पेश नहीं करते। चलिए ग्लोबल मंदी की बात करते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने आपके कहे अनुसार अपने एफटीए को पूरी तरह से अलाइन कर लिया है। वो एकदम पॉजिटिव है, उसके एक्शंस बिल्कुल सही हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को लेकर पूरी तरह क्लियर है। लेकिन अचानक एक रातों रात वैश्विक मंदी आती है और उसका पूरा का पूरा बिजनेस, जो शायद एक्सपोर्ट पर टिका था, खत्म हो जाता है। उसने इस मंदी को अपनी किसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट तो नहीं किया था ना? यहाँ तो बाहरी संकट उसकी बेहतरीन आंतरिक प्रतिक्रिया पर भारी पड़ गया। ये बहुत ही क्लासिक सवाल है। और सिर्फ मंदी ही नहीं, मुझे ये भी लगता है कि वातावरण कैसे इंसान को बदलता है, इसे हम इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए एक छोटे शहर का व्यक्ति है जो अपने माहौल की वजह से थोड़ा आलसी है और उसे कोई खास अवसर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब वो मजबूरी में मुंबई जैसे तेज और भाग दौड़ भरे बड़े शहर में आता है, तो वहाँ का वाइब्रेंट वातावरण उसे अंदर से बदल देता है। मुंबई में हर कोई लोकल ट्रेन पकड़ने भाग रहा है, हर कोई अवसर खोज रहा है। वो शहर का हासिल उसे भी अवसर खोजने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ उस व्यक्ति का आंतरिक बदलाव उसकी खुद के विजुअलाइजेशन से नहीं, बल्कि बाहर के वातावरण से ट्रिगर हुआ है। मैं आपके मुंबई वाले उदाहरण से आंशिक रूप से सहमत हूं कि वातावरण एक पुश दे सकता है, लेकिन मंदी वाले पॉइंट पर मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। देखिए, मंदी आने पर उस व्यक्ति का बिजनेस बेशक नष्ट हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि दुनिया में कभी बारिश नहीं होगी या तूफान नहीं आएंगे। राइट। लेकिन मंदी के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, ये पूरी तरह से उसके एफटीबीए पर निर्भर करेगा। एक व्यक्ति का पैटर्न अगर फेलियर का है, तो वो उसी मंदी में सुसाइड कर लेगा या शराब में डूब जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जिसका एफटीबीए अलाइंड है, वो उसी मंदी में लोगों की नई प्रॉब्लम्स को समझेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी खोजेगा और अगले 5 साल में बिलियनियर बन जाएगा। एक सेकंड, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जो आप बार बार एफटीबीए का जिक्र कर रहे हैं, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? एक आम इंसान इसे कैसे समझेगा? श्योर, मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूँ। एफटीबीए का मतलब है फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। ये एक चेंज रिएक्शन है। सबसे पहले आपके अंदर एक फीलिंग आती है। अगर वो फीलिंग लगातार बनी रहे तो वो एक थॉट या विचार का रूप ले लेती है। जब आप उसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो आपका बिलीफ यानी विश्वास बन जाता है, और आपका बिलीफ ही अंततः आपके एक्शंस यानी आपके कर्मों को ड्राइव करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये व्यवहारिक विज्ञान है, ये कोई जादुई सोच नहीं है। मटीरियल में इसे समझाने के लिए माचिस और लिक्विड का बहुत ही सटीक रूपक दिया गया है। माचिस और लिक्विड? हाँ, अगर आप एक जलती हुई माचिस की तीली को पानी के गिलास में डालेंगे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर उसी तीली को आप डीजल या पेट्रोल में डालेंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा धमाका होगा और आग लग जाएगी। यहां माचिस की तीली वो अवसर या बाहरी परिस्थिति है, और वो लिक्विड आपका आंतरिक पैटर्न या आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके अंदर डीजल भरा है तभी वो बाहरी चिंगारी आग लगाएगी। अगर अंदर पानी है तो दुनिया की कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, सब बुझ जाएगा। इसीलिए डेली मैजिक प्रैक्टिस, जिसे डीएमपी कहते हैं, ऐसी तकनीकें काम करती हैं। ये डीएमपी क्या है? क्या ये मेडिटेशन का कोई फॉर्म है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जब आप सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले अल्फा स्टेट में होते हैं, तब आपको 20 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। ये अल्फा स्टेट क्या है? मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा सिंपल करना जरूरी है। बिल्कुल। अल्फा स्टेट हमारे दिमाग की वो स्थिति होती है जब हमारे ब्रेन वेव्स थोड़े धीमे हो जाते हैं। आमतौर पर ये तब होता है जब आप सुबह नींद से बस जाग रहे होते हैं या रात को बस नींद की आगोश में जाने वाले होते हैं। इस वक्त आपका लॉजिकल माइंड या आपका क्रिटिकल फिल्टर थोड़ा कमजोर होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। ओके। इस स्टेट में आप जो फील करते हैं वो सीधे आपके बिलीफ सिस्टम में चला जाता है। अब डीएमपी में एक बहुत बारीक फर्क समझाया गया है। अगर आप कहते हैं मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, तो इस वाक्य से हताशा झलकती है, और हताशा सिर्फ
और समस्याओं को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप विजुअलाइज करते हैं और फील करते हैं कि मैंने 1 करोड़ कमा लिए हैं, तो वो जो संतुष्टि की फीलिंग है वो नए अवसरों को अट्रैक्ट करती है। सारा खेल इस बात का है कि आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब माचिस की तीली सिर्फ एक ट्रिगर है। असली खेल इस बात का है कि आपके अंदर हताशा का पानी भरा है या संतुष्टि का डीजल। ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। मुझे ये माचिस और डीजल का मेटाफर सच में पसंद आया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल का सवाल उठता है। पूछिए। क्या ये एफटीबीए और अल्फा स्टेट में बैठकर डीएमपी करना सिर्फ उन प्रिविलेज्ड या अमीर लोगों के लिए है, जिनके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों से परे सोचने का लग्जरी और समय है? जो व्यक्ति अत्यधिक गरीबी में है, जिसे कल सुबह के भोजन की चिंता है, या जो 2 शिफ्ट में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, क्या उसके लिए ये कहना प्रैक्टिकल है कि वो रात को अल्फा स्टेट में बैठकर 20 मिनट ये विजुलाइज करे कि उसने 1 करोड़ कमा लिए हैं? मैं समझ रहा हूं कि ये डाउट क्यों आता है और ये बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन सोर्स मटेरियल इसका बहुत स्पष्ट और डेटा बैक्ड उत्तर देता है। जब इन तकनीकों का एक्सेस एकदम ज़मीनी स्तर के गरीबी में रहने वाले लोगों को मुफ्त में दिया गया, तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। उन लोगों ने भी अपने जीवन में नाटकीय बदलाव किए। कोई कर्ज से बाहर आ गया, किसी ने अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा कर लिया। वाओ! इसका सीधा मतलब है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी विशेष आर्थिक वर्ग या क्लास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्योर मानसिकता की बात है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति महीने का 10,000 कमाता है या 10 करोड़, अगर उसका इंटरनल पैटर्न कमी का है, तो हमेशा डरा हुआ और असंतुष्टि रहेगा। ठीक है, मैं इस बात से थोड़ा सहमत हूँ कि ये सिर्फ पैसे का मोहताज नहीं है। मैं मटेरियल के उस केस स्टडी को भी याद कर पा रही हूँ जिसमें एक लड़की का एनालिसिस किया गया था। वो लड़की किसी बिग 4 कंसल्टिंग कंपनी में काम करती थी और उसका महीने का पैकेज करीब 7-8 लाख रुपए था। हाँ, वो रिलेशनशिप वाला केस। एग्जैक्टली। वो लड़की बेहद शिक्षित थी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफल थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक अजीब सा पैटर्न था। उसके बार बार ब्रेकअप हो रहे थे। 4 अलग अलग सीरियस रिश्तों में उसे एक ही कॉमन प्रॉब्लम मिली कि उसका पार्टनर वफादार नहीं है या उसे चीट कर रहा है। अब लॉजिकली सोचें तो 4 अलग अलग लोग एक जैसा व्यवहार क्यों करेंगे? ये बात पूरी तरह साबित करती है कि समस्या बाहरी लड़कों में नहीं थी, बल्कि वो लड़की खुद उस नकारात्मक पैटर्न का केंद्र थी। बिल्कुल सही। उसकी अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी ही अनजाने में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी जो उसे धोखा दें। तो यहाँ मैं आपके इस बंधु को पूरी तरह मानती हूँ कि हमारे आंतरिक पैटर्न हमारी जिंदगी के परिणामों को, खास तौर पर हमारे रिश्तों को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। मैं खुश हूं कि हम इस पॉइंट पर एक ही पेज पर हैं। लेकिन मेरा विरोध इस चर्चा में एक दूसरी दिशा से है। मैं इस बात पर सवाल उठाना चाहती हूँ कि हम सफलता को मापते कैसे हैं? क्या सफलता सिर्फ ये है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके 1 साल में 10 साल का काम कर लिया? सामग्री में ही उस बेस्ट सेलिंग ऑथर का उदाहरण है। उस आदमी ने सब कुछ अचीव कर लिया था। उसने फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर जगह बनाई, उसकी किताब अमेज़न पर नंबर 1 रैंक कर रही थी, लेकिन उसे अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं मिली। वो व्हाट्स नेक्स्ट वाला सिंड्रोम। बिल्कुल। नंबर 1 बनने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही उसका दिमाग उससे कहने लगा, अब आगे क्या? अगर आपकी अचीवमेंट आपको 2 मिनट की भी शांति नहीं दे सकती, तो उसका फायदा क्या? अगर सफलता का पैमाना सिर्फ समय बचाना और भौतिक चीजें इकट्ठी करना है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली चूहा दौड़ में फंसा देगा, जहां इंसान को संतुष्टि कभी मिलेगी ही नहीं। पॉइंट है, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मैं आपसे इस बात पर 100% सहमत हूं। सफलता को केवल बैंक बैलेंस या किसी मैगजीन के कवर से मापना एक बहुत बड़ी भूल है। और मज़ेदार बात यह है कि सोर्स मटेरियल भी यही कहता है। इसीलिए उसमें HRCM के कॉन्सेप्ट पर इतना जोर दिया गया है। HRCM यानी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी। जी हाँ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी। मटेरियल में जीवन की तुलना एक 4 तारों वाले गिटार से की गई है। अगर आप केवल एक तार जैसे करियर या पैसे को बहुत ज़्यादा कस देंगे या ट्यून करेंगे, तो आवाज़ तो शायद तेज आएगी, लेकिन वो एक सुरीला संगीत नहीं बनेगा, बल्कि हो सकता है वो तार टूट ही जाए। उस बेस्ट सेलिंग ऑथर की कोर प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसने केवल करियर और मनी वाले तार को ट्यून किया था, लेकिन अपनी इंटरनल शांति और खुश रहने की फीलिंग पर काम ही नहीं किया। इसके ठीक विपरीत आप उस 65 वर्षीय व्यक्ति का उदाहरण लें। वो व्यक्ति जिसका अपनी कंपनी का IPO आने वाला था। हाँ,
उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसका HRCM का मनी और करियर वाला सेक्शन सॉर्टेड था, लेकिन उसकी हेल्थ का तार एकदम लूज था। 65 साल की उम्र में वो जमीन पर लेटकर 5 पुशअप्स भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसने अपनी अप्रोच बदली। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने FTBA को सिर्फ पैसे से हटाकर अपनी हेल्थ पर अलाइन किया। उसने अपने मानसिकता को इस तरह अपग्रेड किया कि एक पब्लिक इवेंट में उसने 10 मिनट के अंदर 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स करके दिखा दिए। यही समग्र सफलता या होलिस्टिक सक्सेस है। एलन मस्क का जिक्र भी मटेरियल में इसीलिए किया गया है। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा किया, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी और अपने बिलीफ सिस्टम को इतना ऊंचा कर लिया कि उन्होंने भौतिकी के नियमों को भी एक सीमा मानने से इनकार कर दिया। जब इंसान अपने अंदर के लिमिटेशंस को तोड़ता है तो असंभव लगने वाले काम भी मुमकिन हो जाते हैं। देखिए, एलन मस्क का स्पेसएक्स वाला उदाहरण और उस 65 साल के व्यक्ति का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाकई बहुत इंप्रेसिव और इंस्पायरिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस चर्चा के अंतिम हिस्से में एक यथार्थवादी संतुलन लाना चाहती हूँ। मैं HRCM की अवधारणा की पूरी सराहना करती हूँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल दिमाग में फ्रीक्वेंसी सेट कर लेने से रिश्ते या आपका स्वास्थ्य जादुई तरीके से ठीक नहीं हो जाते। तो आपकी राय में इसमें मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक है लाइफ स्किल्स, यानी व्यवहारिक जीवन कौशल। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी सफल हो, तो केवल सुबह उठ के अल्फा स्टेट में ये विजुअलाइज करना पर्याप्त नहीं है कि मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही है। आपको वास्तव में ग्राउंड पर मेहनत करनी होगी। आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखना होगा, सामने वाले को बिना जज किए सुनने की कला सीखनी होगी और रिश्तों में नेगोशिएट करना सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कि एक व्यक्ति केवल एक आइसोलेटेड या स्वतंत्र इकाई नहीं है, वो अपने परिवार और समाज के एक बहुत ही जटिल ताने बाने से जुड़ा हुआ है। अगर आप वो लाइफ स्किल्स नहीं सीखेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लाइफ स्किल्स और एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो FDBA का सिद्धांत भी तो चीख कर यही कह रहा है। फीलिंग्स, थॉट्स और बिलीव्स के बाद जो आखिरी अक्षर है A, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब एक्शन ही तो है। सही लाइफ स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, जिम जाना, ये सब उसी एक्शन का हिस्सा हैं। लेकिन कैच यहाँ है, अगर आपका बिलीफ या इंटरनल पैटर्न ये है कि मैं कभी अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता या सब लोग धोखेबाज होते हैं, तो आप दुनिया के बेस्ट काउंसलर से कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, आप उन स्किल्स का रियल लाइफ में सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। मतलब बिना सही बिलीफ के एक्शन दिशाहीन हो जाएगा। एग्जैक्टली। हमारी इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हुए मैं अपने रुख का सारांश कुछ इस तरह देना चाहूंगा। बाहरी परिस्थितियां, हमारा बचपन या ग्लोबल मंदी जैसे अचानक आने वाले संकट बेशक हमारी जिंदगी का 20% हिस्सा है। हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी भावनाओं और अपने FTBA को सही दिशा में ट्यून करके अपने 80% भाग्य के रचयिता खुद बन सकते हैं। अगर हम मीना कुमारी सिंड्रोम का शिकार होकर सिर्फ अपनी परिस्थितियों पर रोने की आदत पाल लेंगे, तो हम बाहर कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अंत में सिर्फ दुख ही मिलेगा। लेकिन अगर हम अंदर से अपना डीजल बदल लेंगे, अपनी मानसिकता को इवॉल्व करेंगे, तो हम 10 साल की सफलता 1 साल में भी अचीव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल क्लोजिंग पार्ट है और मैं अपने विचारों को इस तरह समेटना चाहूंगी कि व्यक्तिगत जवाबदेही और HRCM के माध्यम से सफलता की एक होलिस्टिक और संतुलित परिभाषा तय करना वाकई बहुत जरूरी है। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि हर व्यक्ति को अपने इंटरनल पैटर्न और मानसिकता में सुधार करना चाहिए, लेकिन हम इस सच्चाई को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम इंसान अपने वातावरण से, अपने बीते हुए कल के ट्रॉमा से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। केवल एक मानसिक फ्रीक्वेंसी को बदल लेना हर गहरे घाव या हर बाहरी समस्या का कोई ओवरनाइट जादुई इलाज नहीं है। हमें व्यावहारिक जीवन कौशल सीखने, अपने वातावरण के प्रभाव को समझने और उसमें ठोस प्रैक्टिकल बदलाव करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि दोनों ही दृष्टिकोणों में अपनी अपनी सच्चाई और गहराई है। एक और हमारे आंतरिक विकास और FTBA की अपार शक्ति है, जो किसी भी इंसान को अपनी रियलिटी बदलने का स्टीयरिंग व्हील सौंप देती है, और दूसरी ओर हमारी बाहरी दुनिया, हमारे वातावरण और लाइफ स्किल्स की वो ठोस हकीकत है जिसे इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते।
सोर्स मटेरियल इन दोनों पहलुओं के बीच के इस उलझे हुए लेकिन खूबसूरत रिश्ते को समझने के लिए बहुत कुछ ऑफर करता है। सही कहा। मानसिकता की असीमित शक्ति और बाहरी दुनिया की प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच का ये संतुलन ही शायद वो असली मास्टर की है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में एक वास्तविक और स्थायी परिवर्तन ला सकती है। मटेरियल में अभी भी बहुत से ऐसे लेयर्स हैं जिन्हें गहराई से समझा और एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने दोनों पक्षों के सबसे मजबूत तर्कों, साक्ष्यों और नजरियों को आपके सामने पूरी ईमानदारी से रखा है। अब ये आप श्रोताओं पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी के 80% हिस्से को किस तरह देखते हैं और इन विचारों से अपने लिए क्या निष्कर्ष निकालते हैं। द डिबेट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।